because I said here everything is available. I said everything is available on internet. Most of the time can be learned by the okay type of student, like those who are in the 8th, 9th, 10th, with a little bit understanding from parents and well wishers around. You can have nice career guidance from internet itself. Then why such type of lectures which I'm delivering may be essential? Because internet may not be able to help you out with his own experience. There is a bit lack of called ह्यूमन इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो दे सकता है अगर आप उस तरीके की चीजों के लिए ऐप ऑप्ट उस तरीके के मैनेजमेंट और ज्यादा होगी. सोचा कि ये ही तरीका है और मेरे से तो वेरी वेरी गुड. अनिल क्षीरसागर जी, आप एक छोटा काम करिए, अपना माइक, अपना वीडियो और अपना प्रेजेंटेशन वाला जो पार्ट है ना, वो आप टेम्पररी बंद रखिए. ये 2-3 बार हो गया, आपका माइक ऑन था, फिर आपका अभी प्रेजेंटेशन मोड में आप चले गए तो मेरा प्रेजेंटेशन चला गया. ज्यादा कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम आपको इधर से निकाला जाएगा. मुझे कोई तकलीफ नहीं है अगर 50 लोग हो या 250 हो. मैं 2000, 2500, 3000, 5000 के सामने भी बात करता हूँ. तो आपको कुछ चीजें समझ में रखनी, याद रखनी होगी कि ये इंटरनेट मीडिया है. यहाँ पे हम जितना हो सके उतना डिसिप्लिन रखे तो सबके लिए आसान होता है. सो आई वॉज टॉकिंग टू यू कि आई विल जस्ट रिवाइज फॉर 2 मिनट्स. 2 मिनट तो मैंने यही चीज में वेस्ट किए, तो भी मेरा हक बनता है. तो लेट्स गेट इनटू द इंट्रोडक्शन. When I was talking to you on in first session about career guidance, I said करियर सिलेक्शन में, प्रोफेशनली अपना करियर बनाने में, जिंदगी में एक 2-4 चीजें ही काम आती है जिनको आपको अहमियत यानी इंपॉर्टेंस देना है. फर्स्ट थिंग इज अबाउट योर ओन इंटरेस्ट. सेकंड थिंग इज अबाउट योर inclination of the efficiency or intelligence or competence in that particular direction. तीसरी चीज है financial support which you are going to get during pursuing that particular path for the life or for the professional नौकरी धंधा या probably your academics यानी education. यही तो चीजें हम करते हैं ना. तो इन 3-4 चीजों के लिए पैसा लगता है, और मराठी में बोलते हैं कि पैसा तो सोंग घेता है इतना. मतलब आप हर चीज का नाटक कर सकते हो, पैसे का नाटक नहीं कर सकते. तो ये जो चीज है ये अहमियत देने वाली है. देन वी टॉक लॉट अबाउट 2.5 आवर्स हमने बात की है आराम से इंटरेस्ट के ऊपर. तो ये इंटरेस्ट में मैंने सचिन तेंदुलकर जी का एग्जाम्पल दे दिया, प्रकाश आमटे जी का एग्जाम्पल दिया, एपीजे कलाम साहब का एग्जाम्पल दिया. तो अब आज हम फिर से वही वही नहीं बात करेंगे. आज हम सीधे बात करेंगे. हमारे पास जो 100+ सवाल है उसमें कुछ कुछ रिपीटेटिव है. उसमें से 30 सवालों के जवाब हमने लिए थे और वो उसमें से वीडियोस आपके लिए मैंने उपलब्ध कराए हैं. तो अभी हम जाएंगे 31वें सवाल में, जहां पे मैं आंसर दूंगा मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से. आपको उसको एकदम फुल एंड फाइनल की तरह नहीं लेना है. इट्स अ जस्ट गाइडेंस फॉर यू. तो आप ये जो अपना 1 घंटा जिंदगी का यहाँ दे रहे हैं, ये आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए कीमती है. तो जो मैं दूंगा वो मेरा है, शायद मेरे तरीके से वो बायस्ड भी होगा. तो आप अपने तरीके से अपने जरूरत के हिसाब से मेरे एडवाइस को इस्तेमाल करिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कम्स अंडर मास मीडिया एंड व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज. सो आप सब जानते हैं कि आजकल लोग आर्ट्स को इतनी अहमियत नहीं देते. पर जब हम आर्ट्स की बात करते हैं तो मराठी में बहुत सारे ऐसे रिनोन्ड आर्टिस्ट होके गए या लिटरेचर जिन्होंने लिखा वो होके गए. उन्होंने बोला था जिंदगी में इंसान को 2 चीजें करनी चाहिए. एक है खाने पीने की चीजें पा सके, इसलिए नौकरी और धंधा, क्योंकि इसके कारण आपकी जिंदगी चलती रहेगी. पर जीना किसके लिए है, अगर ये सही मायने में समझना है तो आपको किसी कला के साथ आपको जोड़ना होगा. और ये कला आर्ट से होती है, और आर्ट से है, आर्ट को ही आजकल लोग बहुत कम अहमियत देते हैं. जबकि मैं शुरुआत से बोलते आया हूँ, हिंदुस्तान की स्वतंत्रता की नींव रखने वाले, उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली कैपेबल और कॉम्पिटेंट सार्वभौम बनाने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले सब आर्ट्स पास किए हुए. तो इस आर्ट्स का ही एक पहलू है मास मीडिया. मतलब क्या है, मासेस तक पहुंचने वाला मीडिया. फिर वो राइटिंग हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, और मतलब इन शॉर्ट एनीथिंग विच इज कनेक्टेड टू द
लोगों तक आउटरीच करने वाला। तो एक तरीके से पकड़ लिए कि न्यूज चैनल को आप पहला ले लीजिए, न्यूज़पेपर को दूसरा ले लीजिए, इस तरीके के आर्टिकल्स लिख के ब्लॉग लिखने वाले को तीसरा चौथा ले लीजिए। तो आप पूछ रहे हैं कि क्या आता है इसके अंदर? इसके अंदर वो हर चीज आती है जो मासेस तक पहुंचनी जरूरी है। आप बोलोगे मतलब क्या, मैं एडवर्टाइजमेंट को भी इसमें लूं? सी, इट्स नॉट अप टू मी एंड यू, इट्स अप टू पीपल टू मेक द डेफिनेशन और उसका क्वांटम। हमको ये देखना है कि मास मीडिया के अंदर क्या क्या लगता है कैंडिडेट के अंदर, और उससे उसको क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होने वाली है। तो एक है कि आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा इफ यू आर फेसिंग द पीपल। इफ यू आर पुटिंग इट ऑन अ पेपर एंड पुटिंग इट इन द सॉफ्ट कॉपी, और फिर उसको कोई पब्लिश करके आगे जाके उसका मार्केट करने वाला है, तो आप एक अच्छे ख्यालात वाले राइटर है जो बहुत अच्छे से लिख सकते हो, बट कहीं जाके अननेसरी अपना मुंह खोलना नहीं चाहते हो, तो भी काम हो जाएगा। तो मतलब यहाँ है, लिखने वाला, उस लिखने वाले चीज का लोगों के ऊपर इम्पैक्ट होना चाहिए, और इम्पैक्ट हो ना हो उसको मार्केट करने वाला चाहिए। तो इस तरीके की चीजें इस तरीके के कमर्शियल या पर्सनल वेंचर्स में आती है। अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, क्योंकि जितने भी टीवी के ऊपर न्यूज एंकर देखते हैं आजकल, माइक पकड़ के बारिश में खड़े रहते हैं छाता लेके, कहीं राइड्स हो गया तो देखते हैं, उनके चेहरे उनके नाम हमको हमेशा याद रहते हैं। और एयरपोर्ट पे हम लोग जब क्यू में खड़े रहते हैं, अभी 22-23 साल से मैं साइंटिस्ट हूँ और क्यू में खड़ा हूँ, तो आई एम नॉट नोन टू एनीबडी, बट एक दो बार जिसने न्यूज दिया वो सबको पता है। कोई अच्छा न्यूज़पेपर में लिखता है तो उसके आर्टिकल्स पढ़ के आज भी लोग उसको काफी मानते हैं। तो इस तरीके के से सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट इम्पैक्ट करने की क्षमता जो है वो इस तरीके के प्रोफेशन में है। तो सोसाइटी को सुधारने के लिए, सोसाइटी में रिफॉर्म मतलब प्रबोधन लाने के लिए आपको अगर एक जरिया ढूंढना है, तो पेन से बढ़कर कुछ नहीं है। हमने बोला है ना, द पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, तो ये वो है। बट इसमें आज इतना ही आपका क्वांटम नहीं है। शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं भाषण देते जा रहा हूँ और मैं कोई पीपीटी वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ, वो भी दिखाएंगे। बट रियली स्पीकिंग, ये जो पीपीटी वगैरह जो चीज है वो आपके लिए इतनी जरूरी नहीं है जितना मैं ये बोलूंगा, क्योंकि पीपीटी में वही स्लाइड्स रहेंगी, मैं उनके ऊपर विश्लेषण करते रहूंगा या बात करते रहूंगा, तो शायद इट मे बी लिटिल बिट इंकरेजिंग एंड इंस्पायरिंग, बट फिर ये टॉपिक छूट जाते हैं। इसलिए मैं आज थोड़ा अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए प्रेजेंटेशन मोड में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन देते जा रहा हूँ ताकि आपको समझे। तो मास मीडिया इज अ रियली वंडरफुल थिंग। बोलते हैं ना कि लोकशाही, मतलब ये जो अपना इंडियन तरीका है, आ, चौथा पिलर जो है या के ऊपर न्यूज देते हैं। पोत्रा पोत्रा माइक माइक बंद, राठौड़ जी, हाँ प्लीज, थैंक पोत्रा यू। अरे बस बस हो गया, गलती मत करो, माइक और वीडियो बंद रखिए राठौड़ जी ने, तो यू विल बी रिमोट। वीडियो बंद करो, रिमूव, हाँ, गुड। तो हम बात कर रहे थे कि मतलब एक पावरफुल सेल्फ, खुद के तरीके से आप इसको पावरफुल बना सकते हो, इस पर्टिकुलर पोस्ट को या इस पर्टिकुलर प्रोफेशन को। आपको सिर्फ अपना गिरेबान साफ रखना है, आपको ऑनेस्ट रहना है। इसके लिए एक जरूरी है कि आपकी जरूरतें कम होनी चाहिए, एंड लॉट ऑफ थिंग्स एग्जिस्ट। आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे कि मास मीडिया में क्या क्या ऑप्शंस है, जर्नलिज्म में क्या क्या ऑप्शंस है, किस तरीके से इसको परस्यू करते हैं। इन स्पीकिंग, आज आर्ट्स कॉमर्स और ये कला और ये सब चीज तक नहीं सीमित रहा, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से संबंधित इतने न्यूज होते हैं कि आप अगर साइंस इंजीनियरिंग मेडिकल करके भी इस फील्ड में जाना चाहते हो तो आपकी जरूरत है। आई होप, हाँ, आई होप कि आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। ज्यादा एक एक चीज में नहीं जाएंगे, फिर 10 ही सवालों के जवाब दे पाता हूँ एक घंटे में, और फिर बाकी लोग वैसे के वैसे, मतलब जैसे आज जिनका सवाल 45वां है, शायद उनको मैं एड्रेस नहीं कर पाऊँ तो वो पिछले 3 घंटे से मुझे बेवजह सुन रहे हैं ऐसा उनको लगेगा। सो लेट्स गेट इनटू द समथिंग एल्स। किसी ने ये पूछा है कि स्टेट बोर्ड टू सीबीएसई और सीबीएसई टू स्टेट बोर्ड आफ्टर 10th अगर हम चेंज ओवर करते हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। रियली स्पीकिंग, ये जो सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन का बोर्ड है दैट इज बेटर। हम स्टेट गवर्नमेंट वाले हमेशा यही सोच के चलते थे कि सीबीएसई टफर, आईसीएसई टफर, बट जब आज मैं 20-22 साल के प्रोफेशनल करियर में हूं तो ऐसा लगा कि इफ योर फंडामेंटल्स आर स्ट्रांग, यू आर डेडिकेटेड टू कॉज एंड सिंसियर हो, तो ये सब चीजें इतनी काउंट नहीं होती है जब आप प्रोफेशनल करियर में चले गए और 2-3 साल हो गए, या फिर आप इंजीनियरिंग में चले गए
वहां पे ग्रिप हासिल कर ली। तो ये चीज इतनी काउंट नहीं होती, बट उन्होंने जो सवाल पूछा अगर उसका मतलब ये है कि कोई स्टेट बोर्ड 10th तक किया और 11th 12th के लिए सीबीएसई के लिए जा रहा है, तो क्या बच्चे को तकलीफ होगी? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, हाँ होगी, क्योंकि दोनों सिलेबस मैंने देखे हैं। ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि सीबीएसई का क्वांटम एंड कवरेज तो होता है कि बड़ा पोर्शन को देख मिले। क्रिटिकल पॉइंट है, आजकल बोला जा रहा है नए सिस्टम में बोर्ड वगैरह नहीं रहेगा, बट ये सिर्फ इट्स नॉट अबाउट द टेक्निकल जार्गन्स और वर्ड्स का खेल नहीं है। 11th 12th विल बी क्रिटिकल, क्योंकि आप उसके बाद एप्लीकेशन ओरिएंटेड एजुकेशन में चले जाते हो। इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, नर्सिंग हो, टेक्नीशियन, कुछ भी डिप्लोमा, एनीथिंग यू गो, इट इज अ एप्लीकेशन बेस्ड। उसमें आपके कुछ स्किल्स, कुछ कैपेबिलिटीज इस तरीके से बनाई जाती है कि आप आगे जाके इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं एक 10-20 हजार का आउटपुट देते हो, इसलिए आपको कहीं ना कहीं एटलीस्ट 5-10 हजार तनख्वाह मिलती है। तो ये जो चीज है ये आप समझे कि सीबीएसई का पैटर्न जिन्होंने फॉलो किया वो सीबीएसई में रहे, जो स्टेट बोर्ड किया है स्टेट, बट उस तरीके के प्रावधान उपलब्ध नहीं है। आपके करीब में कोई अच्छा सीबीएसई का कॉलेज है और आप सोच रहे हो कि बच्चा आपका और आपका उसको मार्गदर्शन जो है उससे वो उस तरीके का चैलेंज ले पाएगा, तो आने जाने में जो दिन के 2 घंटे इधर उधर जाने में वेस्ट होते हैं और ऐसे साल भर वो वेस्ट करने से अच्छा है वो 2 घंटा अगर वो शिद्दत से पढ़ाई करे तो ही कैन टेक इजीली और एब्सॉर्ब दिस चेंज ओवर नाइसली। तो ये आपके ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर, आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर पे डिपेंड करता है। वैसे थोड़ा स्टेट टू सीबीएसई चेंज ओवर महसूस होगा, सीबीएसई टू स्टेट होता नहीं है। बच्चों को लगता है बहुत सारी चीजें रिपीटेटिव है, ऐसा मुझे भी लगता था जब हम 9वीं से 10वीं में जाते थे और 10वीं से 11वीं में, कि यही चीज क्यों बार बार पढ़ाई जा रही है। बाद में समझ में आया कि बार बार एक चीज पढ़ने से वो दिमाग में अच्छे से बैठती है, तो वही चीजें रिपीट की जाती है जो जिंदगी में आगे जाके आपको एप्लीकेशन बेस्ड एजुकेशन में लगती है। तो मैथमेटिक्स के, साइंस के कुछ फंडे जो है वो कहीं ना कहीं हर साल या अल्टरनेट ईयर्स थोड़े बहुत रिपीट होते हैं, डेप्थ बढ़ा के, तो कारण यही है। देन somebody asked me about what is the future of physiotherapy। आजकल के लोगों के जो फिजिकल बीमारियां हैं, अभी एकदम आप कोरोना पे मत जाइए, तो बहुत सारे जो नॉर्मल है वो सारी चीजें इस चीज से जुड़ी है कि उनको ज्यादा सुख पा लिया। तो सुख पा लिया तो फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है, तो फिजिकल वर्क खुद को एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए। तो बैठ बैठ के फिर उनको जब कुछ तकलीफ होती है तो डॉक्टर आके उनकी एक्सरसाइज करवाता है, सही ढंग से करवाता है, क्योंकि ही नोज दी अनाटॉमी, सब कुछ आपके शरीर के बारे में ज्यादा से ज्यादा मेडिकल छात्राओं को ही पता रहता है। तो उस तरीके के चीजों से ही जुड़ा है ये फिजियोथेरेपी। अभी आप किसी आम आदमी के साथ जुड़े हो तो एक आम डॉक्टर हो, या किसी खास के साथ सचिन तेंदुलकर या किसी भाईचुंग भूटिया के रहेगा फिजियोथेरेपिस्ट, या पहले जी के, तो वो उस तरीके से रहेगा। बट फिर से ये बात आ गई आपके लायक होने की, कम्पिटेटिवनेस की, कैपेबिलिटी की। तो फील्ड इज अ क्वाइट, मतलब इमर्जिंग अभी नहीं बोल सकते, पुराने जमाने में इमर्जिंग था, अभी वेल एस्टेब्लिश्ड है एंड काफी जरूरत है। मैं मेडिकल फील्ड की काफी सराहना करता हूँ, सिर्फ एक ही कारणवश मैं बच्चों को थोड़ा रोकता हूँ क्योंकि पैसे बहुत लगते हैं। बट ऐसे जो फील्ड है नर्सिंग वगैरह, ये चीज में बच्चों को जाना चाहिए, क्योंकि इंसान के लिए एक ही चीज जरूरी है, जान है तो जहान है। तो जान मतलब आप फिजिकली मेंटल हेल्दी हो तो मेंटली भी आप हेल्दी रहते हो, बोथ वे, वैसे वर्षा। तो फिजिकल हेल्थ के लिए आप फिजियोथेरेपिस्ट हो या एमबीबीएस हो, बीएमएस हो, बीएचएमएस हो, नर्सिंग किया है, पैथोलॉजी में हो, मेडिसिन की जानकारी रखता, इट्स ऑलवेज हैज गॉट लिटिल एज ओवर अदर्स। आप बाकी लोगों से अपने आप को थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो इस तरीके की चीजें जब आती है। अभी कोरोना के माहौल में डॉक्टर और उनसे रिलेटेड जो भी प्रोफेशन है, उन्होंने दुनिया की, देश की बहुत सेवा की, मानवता की सबसे ज्यादा सेवा इस पीरियड में मेडिकल प्रोफेशन ने की। और इस तरीके का मौका पाने के लिए आपको इसमें जाना चाहिए। तो फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है, स्पोर्ट्समैन के लिए भी, आम के लिए भी। और जब बुजुर्ग लोगों को इस तरीके की तकलीफ होती है या उस तरीके का आपको भी कुछ तकलीफ होती है, तो उसमें फिजियोथेरेपिस्ट बहुत रोल प्ले करता है। सिर्फ आप मेहनत करोगे दिन रात, कहीं काम करते करते सीखोगे, तो आगे जाके इस प्रोफेशन के मास्टर और इम्पोर्टेंट व्यक्ति बन जाओगे। तो देर इज नो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एनी फील्ड इफ यू आर रेडी टू वर्क हार्ड एंड वर्क विथ योर ब्रेन्स। दिमाग लगा के काम करोगे तो आपको कभी भी कहीं भी कोई भी सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकता।
अभी ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। बोला, पूछा गया है कि हाउ टू बिकम एक्ट्रेस, बट बीचे नीचे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई है कि जब भी मैं बोलती हूँ कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, तो लोग इस तरीके से मुंह बनाते हैं कि पूछो मत। तो क्या ये एक्ट्रेस वगैरह प्रोफेशन इतने खराब है? तो देखिए, कोई भी प्रोफेशन खराब नहीं है। शुरुआत में ही मैंने ये जो कला यानी आर्ट रिलेटेड चीजें हैं उनकी काफी सराहना की। आई एक्सप्लेन यू प्रॉपरली दैट लाइफ इज इंपॉर्टेंट एंड लाइफ के लिए फूड चाहिए, वाटर चाहिए, हवा चाहिए, ऑक्सीजन। तो इसके साथ एक चाहिए ध्येय। ध्येय मतलब एक टारगेट चाहिए कि जिसके लिए आप जिए। और सच पूछिए तो आपको सबको एक ही चीज में इंटरेस्ट होता है, और वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट वाली चीज खेल कूद या कला से जुड़ी रहती है। और इस कला को आज एक पर्टिकुलर तरीके से हमने एक छोटे चीज में सिक्योर के रख दिया, हीरो हीरोइन, फिल्म स्टार्स। तो ये फिल्म स्टार जो होते हैं वो इंसान ही होते हैं। हम बेवजह उनसे मतलब बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं, और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं। और फिर एक्सपेक्टेशन में जब वो कहीं अपने ग्लैमरस दुनिया में यहाँ वहां कुछ थोड़ा हल्का फुल्का 19-20 के फर्क से गलत करते हैं, तो हम बेवजह इमीडिएटली कमेंटेटर बन जाते हैं और उसके ऊपर दिन रात बोलते हैं, फिर खुद ही लिखते हैं, इतने अहमियत थोड़ी देनी इतने छोटे इंसिडेंट को। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, उनका नहीं है। तो अगर आप एक्ट्रेस बनना चाहती हो तो कोई गलत चीज है नहीं। बट एक है कि जिसको जितना दुनिया में ज्यादा वैल्यू भाव मिलता है, उस चीज को पाने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। मतलब अगर आप शाहरुख खान को मानते हो या ऋतिक रोशन को मानते हो, तो उनकी मेहनत को पहले आपको देखना पड़ेगा। वो मेहनत जो है वो बहुत ही टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाती है। दिन रात आपको कहीं ना किसी किसी का इंतजार करना पड़ेगा, किसी को सुनना पड़ेगा, कुछ अननेसरी कंप्रोमाइज करने पड़ेंगे। एक्चुअल प्रैक्टिकली एज ए ह्यूमन आप इस चीज को देखो, और हर चीज को आप सिर्फ सक्सेस और फेल्यूर से जोड़ो, तो मुझे नहीं लगता है कि इस चीज को पाना इतना मुश्किल है। आप समझ रहे बात को? ये जो कोई मोमोजी है, अपना वीडियो बंद कर दीजिए। ओके, गुड, थैंक यू। तो एक्ट्रेस बनने के लिए भी मेहनत लगती है, फिल्म स्टार बनने, स्पोर्ट्समैन बनने के लिए भी मेहनत करते, बट ये मेहनत वर्ड आपको छोटा लगेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। आपने, मुझे नहीं मालूम, बट मुझे याद है एक कोई फौजी नाम की सीरियल आती थी, उसमें शाहरुख खान जी थे, बहुत ही पहले, बहुत ही। तो वीवर मतलब हमको कुछ पता ही नहीं था ये कौन है, ऐसा उटपटांग। उसके बड़े भाई जो उसमें दिखाए वो फौजी थे, तो वो काफी मतलब ऐसा स्ट्रांग रोल था। और ये छोटे भाई थे तो कुछ मार्शल आर्ट वगैरह का किया था, तो ऐसा कुछ मस्ती वाला उनका रोल था, थोड़ा नॉन सीरियस टाइप का। तो ऐसा लगता था क्या उटपटांग कैरेक्टर है। अभी आज वो कहाँ पे पहुंच गए, तो उनका ओरिजिनल नेचर उटपटांग नहीं होगा, मेहनती होंगे, हर किसी की बात सुनते होंगे, किसी को, हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखते होंगे। तो ये सारी चीजें अगर आप में है, पेशेंस है, और आपको अपना जो जिंदगी में टारगेट हासिल करना है उसके प्रति आप हर तरीके से डेडिकेटेड हो, then everything is possible in this world. Please don't forget this. Okay? सिर्फ आप ये सोचोगे कि वहां जाके मुझे इस तरीके के कपड़े पहनने मिलेंगे, इस तरीके की ग्लैमरस लाइफ होगी, तो कुछ नहीं होता है। पण जया अंगी मोठे पण तया यातना कठिन, ऐसे मराठी में बोला गया है। मतलब आप जितने बड़े बनना चाहते हो, उतनी ही ज्यादा तकलीफें आपको होती है। अभी मैं आपका ये लेक्चर लेने के पहले एक महाशय को जोर से चिल्लाया। क्यों? क्योंकि 2-3 बार फोन किए मैंने, जब कट किया क्योंकि मैं लेक्चर में था, तो उनका फोन मैंने उठाया और वो चालू हो गया नॉर्मल टोन में। सर बहुत दिन से बात करनी थी, कैसे है, नाम भी कुछ पता नहीं। फिर मुझे चिल्लाना पड़ा। तो मतलब अगर मेरे जैसा एक छोटा व्यक्ति फोन से इतना परहेज करता है कि आप मैसेज से कांटेक्ट में रहो, तो आप सोचिए कि इन लोगों को ये सब चीज के लिए कितना तकलीफ होता होगा। मतलब कभी कभी आपका अप्रिसिएशन भी इन बड़े लोगों को तकलीफ देय साबित होगा। तो इसके लिए इतना ऊपर पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी, ये अगर आप अपने दिमाग में डाल दे, और आप समझ ले कि हर चीज की एक अच्छी साइड होती है, बुरी साइड होती है, हर चीज में एक अच्छा कॉम्प्रोमाइज होता है, एक गलत कॉम्प्रोमाइज होता है, इस चीज को आप देख परख के चले, तो मुझे नहीं लगता है इस फील्ड में भी सक्सेसफुल होना मुश्किल है। और लोग जो मुंह बनाते हैं उनको आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ तो लोग कहेंगे, कहना लोगों का काम है कहना। अभी आप राजेश खन्ना जी का और शर्मिला ठाकुर जी का ये गाना ही याद नहीं करेंगे, और फिर ऐसे सवाल पूछेंगे, तो फिर आपका अंडरस्टैंडिंग अभी बढ़ना बहुत बाकी है। अनलेस अंटिल यू गेट मैच्योर इनफ फॉर स्पेसिफिक फील्ड, आप उसमें सिलेक्ट होके सक्सेसफुल होना थोड़ा मुश्किल है। देखिए ना सचिन तेंदुलकर जी को, जब वो इंटरनेशनल डेब्यू किए तो इतने मैच्योर थे,
कि कोई भी गलत आदत उनको राह से दूर नहीं कर पाई। ऐसे कितने क्रिकेटर आए जो इंटरनेशनल क्रिकेट में घुसते ही क्रिकेट ग्राउंड पे कम, और मैं बोलता हूँ जैसे पब में या बार में ज्यादा दिखते थे, वो कभी बाद में क्रिकेट ग्राउंड पे या इंटरनेशनल मैचेस में नहीं दिखे। तो इस चीज को आप दिमाग में रखिए, आप फायदे में ही रहेंगे। Then there is one very, very interesting question. And that interesting question is, what is the future of event management? उन्होंने सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट बोला है, तो मैं इवेंट मैनेजमेंट के बारे में विस्तार से आपसे बोलूंगा, क्योंकि आजकल हर चीज को लोग इवेंट बनाना चाहते हैं। इसलिए फेसबुक में भी इवेंट आ गया है, हर जगह पे इवेंट है। और इवेंट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जिंदगी का बता देता हूँ, शादी। आप ऑफिशियली अगर करना चाहते हो, जिसमें आपको एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिलेगा कि आज से ये दो व्यक्ति जो है वो शादीशुदा है, हस्बैंड वाइफ है, तो 150 रुपया खर्च होता है गवर्नमेंट ऑफिस में। ओके, रजिस्टर्ड मैरिज विच हैज गॉट ट्रेमेंडस वैल्यू लीगली, और लीगल है, हिंदुस्तान में कायदे कानून है तो लीगल ही इंपॉर्टेंट है। बाकी आपने कितने करोड़ खर्च किए उसका इंपॉर्टेंट नहीं, फाइनली जाना है रजिस्ट्रेशन ऑफिस ही। तो ये 150 रुपए की लोग शादी करते हैं क्या? कितने लोग करते हैं हिंदुस्तान में? अभी भी कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे है, गरीब है, हमको ये प्रॉब्लम है, हमको वो प्रॉब्लम है, वो लोग सुसाइड कर रहे हैं। आई एम नॉट, मैं किसी की मस्ती नहीं कर रहा हूँ। तो मतलब पैसा नहीं है, कहीं बहुत प्रॉब्लम्स है तो लोग कर रहे हैं। और देखिए इन लोगों के यहाँ भी शादियों में कितना खर्चा होता है। एवरीबडी इज इंटरेस्टेड। घर में होता था पहले, सब खुद लोग मंडप खुद बनाते थे। आज हर चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट चलता है। और फिर इन लोगों में जो सुसूत्रता का मतलब लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, ये एक सही लायक व्यक्ति अगर बना के दे तो ही इज अ गुड मैनेजर। अगर वो उस इवेंट को मैनेज करता है तो इवेंट मैनेजर हो गया। दुनिया में टेक्निकली लोग साउंड बनने के लिए पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। ओके, पढ़ाई लिखाई करके आप टेक्निकली साउंड बनोगे, ये पत्थर की लकीर है। बट टू बी अ गुड मैनेजर इज अ रियली रियली टफ जॉब। बोलते हैं ना कि लीडर्स जो है वो क्या बनते नहीं है, पैदा होते हैं, या ऐसा कुछ। तो ये जो है ना, ये गलत स्टेटमेंट है। आप हर चीज प्रैक्टिस से पा सकते हो, बट ये जो मैनेजर बनने वाली चीज है, ये यहाँ वहां की डिग्री लेके, मम्मी डैडी के पैसे से सर्टिफिकेट लाके, या सर मुझे मैनेजर बनना है तो कैट का एडमिशन कैसे करना है, तो भाई वहां पहचान नहीं होता है कि आप कैट है तो कुत्ता लेके गए तो भाई कैट डर गया और आपको दे दिया एडमिशन। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये चीज के लिए आपको बहुत ही तेज दिमाग होना चाहिए। जिन्होंने ये चीज किया है उनसे आप बात करोगे तो आपको उनकी मैच्योरिटी समझ में आएगी, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगा, एप्टीट्यूड का लेवल समझ में आ जाएगा, चीजों को किस तरीके से वो बैठे बैठे घुमाते हैं और अपने साइड में करते हैं। ये सारे स्किल जो है वो प्रैक्टिस से आते हैं, बट कहीं ना कहीं मस्तिष्क में इसका विकास होने के लिए आपने भी मेहनत करनी चाहिए। तो इवेंट मैनेजमेंट के लिए इतना स्कोप है, इतना स्कोप है कि अगर 150 रुपए की शादी लोगों को 1.5 करोड़ में करने में इंटरेस्ट है, तो उसमें आपके 1.5 लाख तो छूट ही जाएंगे। और कौन हिंदुस्तान में कितने लोग हैं जिनको महीने की 1.5 लाख तनख्वाह मिलती है और आपको 4 दिन की मिलने वाली है? तो देर इज लॉट ऑफ स्कोप फॉर दिस। बट ये सब चीज को बोलते हैं ना, उंटा वरून शेळ्या हाकू शकत नहीं। तो वैसे ही आप ये सिर्फ किताबों में पढ़ के नहीं होगा, आपको अनुभव लेना पड़ेगा। अगर ऐसे कितने लोग हैं जो एक बार फैमिली बिजनेस में है तो बच्चे नॉर्मली पसंद करते कि वो बिजनेस में रहे, स्कूल वगैरह में उनका इतना इंटरेस्ट होता नहीं, होता भी है तो बाद में फिर से अपने बिजनेस में जुट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो सालों से मिला हुआ डे इन एंड आउट वाला एजुकेशन है, जो फैमिली से, अनुभव से उधर दुकान पे जब जाते हैं तो मिलता है। तो इवेंट मैनेजमेंट के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हो उस तरीके के चीज में, जब भी जो भी इसके लिए अगर आप 5 घंटा व्यतीत करते हो, तो जिस दिन कोर्स के लिए एनरोल किया उस दिन से 5 घंटा आपको इवेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिकली सीखने के लिए, उस तरीके के हर इवेंट के लिए प्रेजेंट रहना है एज अ असिस्टेंट। आपको जान के हैरानी होगी, मतलब अभी थोड़ा शायद आपको अच्छा नहीं लगे, बट मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं जब से बचपन से बड़ा हुआ हूँ, हमारे घर में किसी की डेथ नहीं हुई थी, एक्सेप्ट कि 3-4 साल पहले मम्मी जी की डेथ हो गई। तो मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था। जिस दिन हुआ तो एवरीबडी वॉज ऑन शॉक, कुछ क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं सिर्फ आजू बाजू के 2-3 लोगों को बताया कि अब ये सब चीज कैसे करेंगे, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है, मैं तो नॉर्मली कहीं जाता भी नहीं ऐसे ओकेजन पे, क्योंकि अपने कामों में बिजी रहता हूँ। जिसको लोग अप्रिशिएट करते हैं तो दे से कि यू डोंट कम, अब आपको आने की जरूरत नहीं। बोला नहीं नहीं, तो आप ये सब चीज के बारे में जानते नहीं है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपने मुझे बता दिया हो गया। अभी आपको सिर्फ घर वालों को संभालिए, बाकी सब चीजें हम संभाल लेंगे। एंड देन एवरीथिंग गॉट मैनेज्ड।
और वो भी अपने घर वाले लोगों से, मतलब गांव में होता है तो गांव में क्या इस मामले में काफी यूनिटी रहती है। दे मैनेज इट, दे डोंट टॉक अबाउट मनी, नथिंग, लेटर डेट दे विल कम एंड सिंपली से इतना इतना ऐसा ऐसा था। तो ये चीज जो आज प्रोफेशनल लेवल पे चली गई है, तो ये तो दुखद घटना थी। बट तो जो मतलब बहुत ही एंटरटेनिंग जो आपके अपने रिलीजियस फंक्शन है, इन सब चीज के लिए आज ये अच्छे से कोई मैनेज करता है तो सबको पसंद है। तो आप इस चीज को पक्का दिमाग में डालिए कि आपको मैनेजमेंट पसंद है। मैनेजमेंट मतलब चीजों को मैनेज करना, मैनेज मतलब मैनिपुलेट करना नहीं, अच्छे से मैनेज करना ताकि सबको अपना हक मिले, सबको आपकी जिम्मेदारी समझ में आए, और आप सबसे उनकी अपनी ड्यूटी ठीक से करवा के लेने में सक्षम है। तो आपके अंदर एक अच्छा मैनेजर छुपा है, उसको बाहर जरूरत है सिर्फ एक्सपोज होने की, एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ। जो ट्रेनिंग कई स्कूल कॉलेज में मिले ना मिले, हर आपके आसपास होने वाले इवेंट में आप सम्मिलित होंगे और जिम्मेदारी से काम करेंगे, तो 2-3 साल बाद शायद हमारा ही कोई इवेंट हो तो हम आपको रेफर करेंगे। Okay, चलो next we will go. Somebody has asked one question: what is the best engineering and what is the best engineering in mechanical engineering and electrical engineering? अभी ये जो सवाल है, ये यही हो गया कि सर करना मुझे है, पाना मुझे है, बट आप सब मेरे लिए करेंगे। तो मतलब आप सोचिए कि गधे को लग गई या प्यास लग गई, अभी वो कुछ रस नहीं पी रहा है, आपको मालूम है कि ये ऐसा करता है, तो आपने उसके सामने बाल्टी रख दी। ओके, फिर भी भाई साहब पानी नहीं पी रहे, तो आपने सोचा चलो इसको कम पड़ रहा है, तालाब पे लेके गए। तालाब पे लेके पानी में डूब गया। ये पीने का काम किसका है? पीने का काम तो उसका खुद का है ना, नहीं तो प्यासा मरेगा। तो आप ये जो जो लोग मुझे यहाँ 100 सवाल लिख मुझे है, ऑडिशन होती जा रहे दिन रात, उस सवालों में कुछ सवाल मुझे ऐसे दिखते हैं कि सर हम कुछ नहीं करेंगे। विच इज बेस्ट इंजीनियरिंग? आपको मालूम है पूरे दुनिया में कितने ग्रेजुएट्स हैं? नॉट मोर देन 3, 4, 5%। 5% ग्रेजुएट, उसमें आर्ट्स कॉमर्स साइंस, मतलब जो इजी एक्सेसिबल है, कम खर्चीला है, इसमें तो एटलीस्ट 80%। तो मतलब उसमें से 10-20%, तो आप पकड़ के 4 के 10-20% आ गए, है ना? तो इतने इक्का दुक्का परसेंट वाले जब इंजीनियर है, उसमें भी आपको चाहिए कि सर बेस्ट इंजीनियरिंग क्या है, उसमें ही मैं जाऊंगा जिसमें सबसे ज्यादा नौकरी मिलती है, सबसे ज्यादा स्कोप है। और फिर मैं जब से लेक्चर शुरू किया है या जब से मैं इन तरीके के लेक्चर देने शुरुआत की, मैं सबको बोलता हूँ अपनी भी अपनी आवड़ ओळखा, अपना इंटरेस्ट पहचानिए, और उस इंटरेस्ट वाले फील्ड में प्रैक्टिकली एक्सपोज होते होते पढ़ाई लिखाई करिए। इंजीनियरिंग में मैं था, बट मैं बचपन से घर पे पेन से लेके ट्रांजिस्टर हर चीज रिपेयर करता था, और उसका कोई शो ऑफ नहीं करता था, ना ही मम्मी डैडी, उल्टी मार पड़ती थी। आज भी इंजीनियरिंग में भी था तो लोग बोलते थे ये लड़का लेक्चर से ज्यादा और कैंटीन से ज्यादा तो वर्कशॉप में दिखता है। सी माई इंटरेस्ट इज वर्कशॉप। मुझे इंटरेस्ट था कि कुछ चीजें बनते हुए देखने में बड़ा मजा आता था, और वो चीज जो प्रैक्टिकली आपने देखी, वो चीज थेरोटिकली समझने में आपको इतना मजा आएगा कि मैं वर्कशॉप के अलावा बाकी बचा हुआ वक्त लाइब्रेरी में रहता था। ये हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी जानते थे। ये चीज आप समझ पाएंगे कि आप ये, मतलब आपका सवाल गलत नहीं है, बट कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नहीं लेनी है, मुझे सिर्फ क्रेडिट लेना है। ये अप्रोच थोड़ा गलत है। इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है। इंजीनियरिंग क्या, डिप्लोमा क्या, आईटीआई भी किताब में लिखा हुआ एक पैराग्राफ आपको इतनी बड़ी इंडस्ट्री खोलने में मदद कर सकता है कि अब अपने नौकरी की बात छोड़िए, आप 100 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। टाटा बिरला से लेके बीसी रे, ये सब जो वालचंद हीराचंद, किर्लोस्कर, इन्होंने जब इनिशियल पीरियड में हिंदुस्तान में सारे इंडस्ट्रीज लाए, तो इट इज ओनली बिकॉज दे हैड दिस थिंकिंग कि मुझे देश को आत्मनिर्भर करना है। यहाँ आप अपने में लगे हुए हो, तो एक बार आप सेल्फिश मोड में चले जाओगे तो प्रोबेबली आपको कोई भी चीज ब्रॉड तरीके से माइक बंद रखेंगे सब लोग। जी बंद किए प्लीज, आपकी वजह से हमको डिस्टर्ब हो रहा है। थैंक यू। तो आप ब्रॉडर डोमेन में हर चीज को देखिए। आप घर पे जब डिस्कशन करते हो तो आप बच्चे हैं ये मान लिया, बट बड़ों को बच्चों के साथ बता, कोई भी एक्सप्लेनेशन देते वक्त ये दिमाग में पक्का रखना है कि उन्होंने जिंदगी के 10, 20, 15 साल देखे हैं, उन्होंने हमारी तरह 35, 40 साल नहीं देखे। तो उनको जरा चीजें अच्छे से विस्तार से समझाइए। अरे तुमको नहीं समझेगा, अरे ये तुमको तुम्हारे लायक नहीं है, ये तुम मत ले लो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे तरीके से मत करिए, फिर बच्चे कुछ जाने समझे बगैर
पूछने लगते हैं और पूछते पूछते सवाल ही भूल जाते हैं। हमारे एक कॉलेजेस में काफी काफी बच्चे ऐसे थे जो टीचर्स को तंग करने के लिए सवाल पूछते थे या क्यूरियोसिटी के लिए पूछते थे, समझ में नहीं आता था, और 15 दिन बाद वही सवाल रिपीट करते थे। और फिर जब मैं हाथ खड़ा करके वो जवाब देता था तो मुझे बोलते थे कि तुमको हर सवाल का जवाब कैसे पता। तो मैं उनको बोलता था लास्ट टाइम जब तुमने सवाल पूछा था तो मैंने सवाल भी सुना था, और जो टीचर ने जवाब दिया वो भी सुना, समझा, याद रखा। तो याद रखना जरूरी है भाई लोग, ये सब चीज आप मत सोचो। तो हम बात कर रहे थे इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डील्स विद मशीन्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डील्स विद इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सर्किट्स, मशीन। 4 दिन से हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। यहाँ से एमएससीबी का ऑफिस है 5-7 किलोमीटर की दूरी पे, और बीच में सिर्फ एक पोल गिर गया था, तो 4 जो वायरें जाती है 3 फेज वाली वो गिर गई। उसके लिए हमारे यहाँ के एमएससीबी वालों को 4 दिन लगे। क्यों? क्योंकि एमएससीबी में नौकरी लग गई है। अभी क्या करेंगे मेहनत करके, तनख्वाह तो आनी है ना घर पे। तो ये एटीट्यूड आप जिंदगी में रखोगे तो ना मैकेनिकल इंजीनियर बनोगे ना इलेक्ट्रिकल। पहचान से बोलोगे यहाँ जूनियर इंजीनियर की तरह लगवा दो, वहां पे क्या वो ट्रैफिक सुपर क्या वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर, क्या व्हीकल इंस्पेक्टर की तरह लगवा दो। तो प्लीज कम आउट ऑफ दिस। अगर एमएससीबी के सारे जूनियर इंजीनियर सही तरीके से लगे और सही तरीके से मेहनत के, तो हिंदुस्तान, महाराष्ट्र के एमएससीबी की बात कर रहा हूं, तो महाराष्ट्र में लाइट कहीं ना जाए। बट ये होता नहीं है ना। छोटे छोटे चीज के लिए भी वो पहले बोलते हैं हमारा फायदा क्या, और फिर अगर नहीं करेंगे आप तो 3-3 4-4 साल आपको कनेक्शन ही नहीं देंगे। हमारा 3 फेज कनेक्शन रुका हुआ था, हमारे घर से इलेक्ट्रिसिटी की वायर गई थी, वो नहीं थी। तो आप एक पकड़ के चलिए, इंजीनियरिंग जो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ी है, उनमें आता है डायरेक्ट इंटरेक्शन वाला, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। और ये दोनों फील्ड भी पावर प्लांट में भी, मतलब पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से लेकर हाइडल पावर प्लांट की बात करिए आप, थर्मल पावर प्लांट की, पावर प्लांट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है दोनों को। तो प्रोजेक्ट बेस्ड मोड में काम करने के लिए आपने, कंफ्यूजन है तो सही बता पूछा है कि भाई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में सर कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने एक बच्चे को पूछा था कि भाई आपको क्या पसंद है, मैकेनिकल सिस्टम्स, मशीन्स, घूमने फिरने वाले पार्ट्स, की कुछ ऐसी चीज जो इलेक्ट्रिकल सर्किट पे चलती है, उसमें भी मशीन्स होते हैं। तो बोला सर थोड़ा इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरफ झुकाव ज्यादा है। तो बोला बेट यू गो फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। थोड़ा बहुत उसमें आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप पढ़ने ही वाले हो, और मैकेनिकल वाले भी तो 2-3 सब्जेक्ट होते ही, इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, कंट्रोल सिस्टम वाले। तो आजकल बहुत कुछ एक जैसा है। और नई एजुकेशन शिक्षा नीति जो 12वीं तक है, बट आगे जाके उसमें भी इंटरचेंजेबिलिटी, इंटरडिसिप्लिनरी सिस्टम आ जाएगा, ताकि आप इंजीनियर बन रहे हो, कौन सा स्पेशलाइजेशन है वो जरूरी नहीं, जाओ रिटर्न दो, इंटरव्यू दो, और उनको अगर आप लायक लगे तो आपको ले लो, बिकॉज यू आर फ्रेश। आपके दिमाग का विकास हुआ है, आपको इंजीनियरिंग का टेक्निकल नॉलेज का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन समझ में आया है। दिस इज इनफ फॉर एनी एम्प्लॉयर टू टेक इंजीनियर। आपको जाते ही कोई मशीन पे नहीं बिठाता और बोलता है चलो इसका कोडिंग करो और मुझे पार्ट्स बना के दो। एवरीवेयर इट इज अ ट्रेनिंग। सो आप न्यूमेरिक्स की बात करो, कैडकैम की बात करो, या फिर कहीं जाके आपको एनालिसिस करना है, या कहीं जाके आप इलेक्ट्रिकल सर्किट या ट्रांसफार्मर को असेंबल करना है, या इंस्टॉल करना है, इरेक्ट करना है, या टेस्टिंग करनी है, everywhere you will be exposed for minimum 6 to 12 months ट्रेनिंग। तो आपको ये सब सोचना नहीं है, अपने पसंद के हिसाब से इंजीनियरिंग में जाना है। इंजीनियरिंग ही बेस्ट है। अभी बेस्ट के अंदर बेस्ट क्या बताया आपको, तो इंजीनियरिंग बेस्ट है मतलब बाकी सब भी बेस्ट है। पर अगर आपको इंजीनियरिंग की चाह है, अपना उतना आपका उतना फाइनेंशियल कैपेसिटी है, और आप पढ़ते भी हो ताकि आप उस तरीके की एग्जाम क्रैक करके अच्छे कॉलेज में अपना दाखिला कर पाए, तो प्लीज गेट इनटू इंजीनियरिंग। ओके, now let's get into something else. What is that? 10 to gynecologist, how to crack any NEET। तो बहुत सारे लोगों ने ये बोला था, पूछा था कि सर मुझे गायनोकोलॉजिस्ट बनना है, बहुत जरूरी है। 50% आबादी जो हिंदू, हर दुनिया दुनिया का महिलाएं है, उनकी हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि सबसे ज्यादा बिजी शेड्यूल दुनिया में आज भी महिलाओं का रहता है। क्योंकि घर गृहस्थी के काम से लेके ऑफिस के सारे काम, ये सारे कामों में उनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। बट इतने बिजी रहते हैं कि नॉर्मली अब तक इस चीज को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया था, और इसके कारण बहुत सारी महिलाओं की प्रेगनेंसी में वगैरह डेथ होती थी। बट जैसे ही मेडिकल फील्ड उभर के आया, इंपॉर्टेंस को समझा, तो नाउ द गायनोकोलॉजिस्ट इज बिकम द सेपरेट डिसिप्लिन, जहाँ पे महिलाओं से रिलेटेड सारे वैद्यकीय इलाज जो है, मेडिकल ट्रीटमेंट और उससे रिलेटेड जानकारी जो है वो लेता है। बट देन बेसिक एजुकेशन विल बी 10th, साइंस 12th,
एमबीबीएस करने के लिए नीट देनी पड़ेगी, पीसीबी वाली। फिर नीट दे के अच्छे मार्क्स आए तो अच्छे कॉलेज में, नहीं तो ओके ओके कॉलेज में, नहीं तो मम्मी डैडी के पैसे से फिर एमबीबीएस की। फिर एमबीबीएस के बाद इसमें जाना, एमएस एमडी वगैरह ये जो होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा वक्त, पैसा, अनुभव मिलने के लिए वैसी जगह मिलनी चाहिए। उसके लिए आपकी सिंसियरिटी दिन रात चेक होगी। आप देखते हो जो रेसिडेंट मेडिकल प्रैक्टिस ऑफिसर रहते हैं, 24 घंटा ड्यूटी पे रहते हैं। 3-4 महीने पहले ही मैं आईसीयू में था सांप काटने के कारण। बेचारे 2 डॉक्टर बैठे रहते थे, और एक जो अच्छे खासे 20-22 साल के एक्सपीरियंस रोहन जादव साहब थे हमारे बीआरसी हॉस्पिटल के, और रात को 1-1, 2-2 बजे तक हॉस्पिटल आते थे मुझे देखने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं आपको पेशेंट के साथ एक बॉन्डिंग एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। वो मुन्ना भाई एमबीबीएस वाले डायलॉग पे मत जाइए कि भाई अगर आप मेरे बच्चे का ऑपरेशन करूंगा तो मेरा हाथ हिल जाएगा, तो मुझे सिर्फ उसको पेशेंट की तरह देखना चाहिए, अपने की तरह। जितना आप उसको अपने की तरह देखेंगे, पेशेंट का दर्द महसूस करेंगे, तो आपका रिपीटेशन दिन रात बढ़ते ही रहेगा। एंड रियली स्पीकिंग, मेडिकल प्रोफेशन में मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि पैसा तो खर्च करना पड़ता है, बट कोई भी डॉक्टर कभी भी गरीबी के कारण नहीं मरा है। इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन में इज्जत के साथ पैसा है। सिर्फ शुरुआत में बहुत ज्यादा पैसा और वक्त डालना पड़ता है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। तो आप गरीब तो रहने वाले हैं नहीं, आपका खाने पीने का प्रॉब्लम तो होने वाला नहीं है। तो नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, मेहनत करने की इच्छा हो, तो फिर आप इतनी मानवता की सेवा कर पाएंगे कि शायद कोई और एजुकेशन इस तरीके से न कर पाए। तो आप नीट कैसे क्रैक करना है? कुछ नहीं, कोई भी दुनिया की एग्जाम क्रैक करने के लिए एक प्लान सिस्टमेटिक स्टडी पैटर्न रखना है। जैसे जो सब्जेक्ट है उनको पढ़िए, एक 24 घंटे के अंदर एक बार रिवाइज करते करते, 8 दिन में एक बार रिवीजन, महीने में एक बार रिवीजन, इस तरीके से रिवीजन का पैटर्न रखिए। आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, रिपीट नहीं करेंगे, उस चीज को रिवाइज नहीं करेंगे, कुछ तकलीफ है तो किसी जानकार से समझ के नहीं लेंगे, अपने ही अंदर रहेंगे और सोचेंगे बैठे बैठे मुझे कोई इंजेक्शन दे देगा या मैं कोई काढ़ा पी लूंगा तो डॉक्टर बन जाऊंगा, दैट्स इम्पॉसिबल। तो नीट कैसे क्रैक करनी है, जी मेंस कैसे क्रैक करनी है, एडवांस कैसे क्रैक करनी है, इसके लिए तो आप 6-6, 8-8 लाख रुपए डाल के जाते हो ना क्लासेस में। कोई आजकल दुनिया में कोई स्टूडेंट ही नहीं मिलेगा जो क्लासेस नहीं जाता है। तो हमने भी धंधा खोल दिया, ऑनलाइन क्लासेस खोल दी, तो धंधा बिंदा नहीं है। बाहर लोग लेते हैं 4 लाख रुपया, हम लोग लेते हैं 4,000 रुपया। तो हमारा धंधा नहीं है, बट वी हैव ऑल क्लासेस ऑनलाइन, जिसमें सारे सवालों के जवाब देते हैं। सिर्फ एक्सपेक्टेशन आपको हमसे नहीं रखना है, इसमें हम आपसे रखते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो होमवर्क बहुत ज्यादा होता है करके छोड़ देते, जबकि कभी ये नहीं बोलते कि सर होमवर्क में 4 चीजें दी थी, उसमें से 3 तो मैंने की, एक नहीं आई, या आ रही थी पर थोड़ा अटक गया था तो रुक गया, आप मुझे समझा दीजिए। We have got excellent team of teachers who are there not because of the money, because of just my good relation. they say कि सर हम पढ़ाएंगे, तो जी जान से मेहनत करके बच्चे पढ़ाते हैं, स्टूडेंट है मेरे, तो वो पढ़ाते हैं, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो आपको इस तरीके की चीजों के लिए एकदम ही मार्जिनल अमाउंट पे गाइडेंस हम देते हैं, बट डिसिप्लिन और एक्सपेक्टेशन आपको हमसे नहीं रखने, ये सेंटेंस बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, व्हाट आर द हाँ, ये सवाल कुछ समझाइए। व्हाट आर द पर्सपेक्टिव फील्ड्स ऑफ द प्रोफेशनल कोर्स इन टूडेज सिचुएशन? तो मुझे जो समझा मैं बोल देता हूँ। मैं ये बड़ा बोलने जा रहा हूँ कि प्रोफेशनल कोर्सेज की आजकल के प्रेजेंट एरा में क्या अहमियत है, अपार्ट फ्रॉम यूर बेसिक ग्रेजुएशन। तो मैंने हमेशा ही आपको बोला, ग्रेजुएशन का शिक्षा इज समथिंग लाइक अ लिटरेसी नाउअडेज। साक्षरता अभियान है, ऐसा पकड़ के चलिए आप। साक्षरता अभियान के बाद आपको कहीं ना कहीं तो अपना स्किल, हुनर तराशना होगा, जो किसी के काम आएगा तो वो आपको काम पे रखेगा। तो ये जो है ये प्रोफेशनल कोर्सेस में ज्यादा होता है। जैसे मैं सब जगह जाता हूँ, कभी मौका मिला तो बोलता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक प्रोसेस इक्विपमेंट डिजाइन नाम का हमारा, हमको एक इलेक्टिव था, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट। मैंने नहीं लिया, मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे लगा ट्राइबोलॉजी अच्छा है, तो मैंने ट्राइबोलॉजी जो मशीनिंग और उससे रिलेटेड चीजों से है, डिक्शन, तो वो ट्राइबोलॉजी लेने के बाद पीईडी छूट गया। और फिर मैं जब कहीं बीआरसी के इंटरव्यू के लिए गया तो उन्होंने मुझे आईसी इंजन, फेवरेट आईसी इंजन, मटेरियल साइंस, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बोला। इंटरव्यू बहुत अच्छे से गया, सिलेक्ट हो गया। और आपको जान के हैरानी होगी कि पिछले 22-23 साल से मैं प्रोसेस इक्विपमेंट डिजाइन,
फैब्रिकेशन, डिफाइनिंग ऑफ इंडिया, सब चीज हमने सिर्फ, मतलब क्या बोल सकते, 5% से भी कम पढ़ी थी में, जबकि वेल्डिंग था। बट वेल्डिंग सिंबल रटो, वेल्डिंग के टेक्निक्स रटो, दो चार एग्जाम्पल रटो, और उस चीज को आए सेम मैच कर जाए तो एग्जाम में लिखो। इस तरीके का कुछ अप्रोच था। और 22 साल में ये करते करते आज आप मेरे बारे में किसी भी कंपनी में जाके पूछोगे तो बोलेंगे उनसे एडवाइस ले लो। तो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस। तो आप एक बार ग्रेजुएशन करके किसी फील्ड में जा रहे हो, या आपने ग्रेजुएशन करते करते ही अपने इंटरेस्ट को चूज किया है और उसमें आपका कोई फेवरेट चीज बनते जा रहा है, जैसे आजकल लोग जावा, डॉट नेट, पाइथन ये बहुत सीख रहे हैं। आजकल देखिए लोग 70-70 80-80 हजार रुपया सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों से ले रहे हैं कोडिंग के लिए। तो कोडिंग भी एक बहुत अच्छा फील्ड है ना। या आगे जाके जैसे कि फलाना फलाना हैज डन कोडिंग एट द एज ऑफ 4, फलाना फलाना हैज डन कोडिंग एट द एज ऑफ 6। क्या ये तो फेकूगिरी हो गई। बट लोग आज उस नाम से एडवर्टाइज कर रहे हैं और लाखों कमा रहे हैं। बट कोडिंग सीखने के लिए इंटरनेट पे इतनी चीजें मिल जाएंगी कि आपको कई क्लास करने की जरूरत नहीं। वैसे हम लोग फ्री में कोडिंग पढ़ाते हैं, कंप्लीटली फ्री। फर्स्ट टू सेवन के लिए फ्री कोडिंग के क्लासेस मंगलवार को होते हैं। उसके लिए आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है। और अगर बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहा तो उसका एडवांस वर्जन भी लेंगे। वाई दिस इज देयर? बिकॉज दिस थिंग्स आर वेल नोन टू सम ऑफ माई स्टूडेंट्स एंड रिलेटिव। मेरे भाई साहब यूएस में है, उनको ये सब चीजें अच्छे से आती है। तो बोला कि तुम इतना अच्छा काम करो तो मैं भी तुम्हारे में ये जोड़ दूंगा। सो नाउ ही एंड हिज सन इज डूइंग दैट पार्ट। तो आपको ये सब चीज में कहीं सम्मिलित होना है तो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस। कोई पैसे नहीं लगेंगे, चिंता मत करिए। तो हम फिर से घूम के आते हैं कि प्रोफेशनल कोर्सेज की अहमियत है। जितने भी मैंने वेल्डिंग से रिलेटेड, एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से रिलेटेड लेवल 1 2 3 किए, ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज। जैसे आप सोचेंगे कि पुराने जमाने में लोग मेडिकल मतलब हॉस्पिटल में चले गए या डेंटिस्ट के पास काम कर रहे हैं, या और किसी ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो एक्सपर्ट हो जाते थे विदाउट सर्टिफिकेट एंड प्रोफेशनल और एकेडमिक स्कूलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। आज ये सब चीज को कोर्सेस में कन्वर्ट किया गया। बीएससी पैरामेडिकल्स में बकायदा रेडियोग्राफर्स, मतलब जो इंसानी हड्डियों के रेडियोग्राफ लेते हैं या बॉडी के, या फिर आपको एमआरआई ऑपरेटर, टेक्नीशियन, या फिर आपको इंडोस्कोपी एक्सपर्ट, इस तरीके की चीजें पढ़ाई लिखाई जाती है। तो जैसे जैसे लोगों चीजों का स्कोप बढ़ रहा है, लोगों के एजुकेशनल फील्ड भी चेंज हो रहे हैं। अभी हम लोग 40 मिनट बात किए। बात हमने जहां तक की, इसके अलावा आपके कुछ सवाल होंगे जिनके सवालों के मैंने जवाब हो क्या रहा है। लोग सवाल पूछते हैं और फिर मैं उसको 2 सेशन आपके अटेंड करते हैं कि मुझे नहीं, यूट्यूब पे मैं डाल देता हूँ ताकि लोगों को अगर हो सके तो इसको इस्तेमाल करें। आगे है पुअर स्टूडेंट विद मेडिकल इंटरेस्ट। मैंने बताया कि सिर्फ डॉक्टर बनना भी, एमबीबीएस के एचएमएस में भी जा सकते हो, या फिर आप नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल जैसे फील्ड में या डीएमएलटी वगैरह में भी जा सकते हो। करियर्स इन आर्ट्स, आर्ट्स में करियर्स की कोई कमी नहीं है। जैसे आर्ट्स इज रिलेटेड टू द कला, लैंग्वेज, लिटरेचर। तो लैंग्वेज जो इंसान बोलता है, कम्युनिकेट करता है, उसी से उसका इंप्रेशन बनता है। मतलब अगर दो व्यक्तियों के बीच में सही कम्युनिकेशन हो और कोई गैप न हो तो उनके रिलेशन के बीच में कभी भी गैप नहीं आएगा। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन का अगर महत्व है, तो कम्युनिकेशन स्किल का भी मैं स्पेशल लेक्चर लेता हूँ। इसलिए लोगों को सब चाहिए फ्री में, इंजेक्शन की तरह। तो मैं फ्री में देता हूँ। मुझे मजा आता है कि वो सुन रहे हैं और उनको मजा आता है कि कुछ तो अलग तरीके से कोई सुना रहा है। तो ये जो कम्युनिकेशन है, ये अगर भाषा है, तो हिंदी का प्रोफेसर बनना है, मराठी का बनना है, लैटिन का बनना है, उर्दू का बनना है, किसी भी लैंग्वेज का। हिंदुस्तान में ऑफिशियल 22 और अनऑफिशियली 150 200 और 6 6.5 लाख, सॉरी 6 6.5 हजार, इतनी सारी जातियों के साथ भाषा भी है। तो इतनी सारी भाषा है, डायलेक्ट है, तो इन सब में कहीं ना कोई कुछ छुपा है, कहीं ना कुछ कहीं इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पीएचडी भी हो सकती है, प्रोफेसर भी बन सकते हैं और उसका आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और जो इंटरनेशनल एक्लेम, मतलब जैसे कि हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, तमिल की बात, संस्कृत बहुत मिल रहा है, या आप जर्मन की बात करें, फ्रेंच की बात करें, तो ये सब इंटरनेशनल, इवन जैसे भी दिन हो, फिर भी कहीं ना कहीं दुनिया के बहुत सारे लोग चाइनीज बोल हैं, तो चाइनीज की बात। तो ये लैंग्वेजेस अगर आप आपकी मदर टंग के अलावा, अपने राष्ट्रभाषा के अलावा, अगर एक लैंग्वेज सीख, तो क्या कमी है। और ये सारी चीजें आर्ट्स के सिलेबस में
आता है, आर्ट्स में आता है राज्यशास्त्र, लीगल थिंग्स। बीए करने के बाद आप एलएलबी कर सकते हैं, एलएलएम कर सकते हैं, कायदा कानून समझ सकते हैं। बीए करने के बाद आप यूपीएससी, एमपीएससी, स्टेट पीएससी दे सकते हो। तलाटी से ले, ग्राम सेवक से लेके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक की सारी पोस्ट इधर से ही फिल होती है। तो आर्ट्स में मतलब सबसे ज्यादा अगर ऑप्शंस किसी में अवेलेबल है तो आर्ट्स में। बट एक बीच में बाउंड्री है साइंस की और मैथ्स की, जिसके कारण आर्ट्स वाले लोग साइंस में कभी भी नहीं जा पाते हैं। ये थोड़ी गलत फहमी है। मैंने शुरुआत के एग्जाम्पल लेक्चर में बोला था, आई मेट वन डॉक्टर फ्रॉम आई थिंक अर्जेंटीना। तो भाई साहब कहीं कॉन्फ्रेंस में मुझे मिले, उन्होंने, या ट्रेन में मिले भूल गया मैं, उन्होंने डिजिटल एक्सरे का आविष्कार किया था। उस समय में डिजिटल एक्सरे जो है वो जस्ट नया नया था। तो डिजिटल एक्सरे नॉट फॉर द ह्यूमन बींग्स, डिजिटल एक्सरे फॉर द कंपोनेंट्स, मशीन्स एंड द मटेरियल, ये सब चीज जिसमें मैं डील करता हूँ एज ए इंजीनियर थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपको आवाज आ रही है अच्छे से? तो जब आवाज आ रही है हम कंटिन्यू करेंगे, तो हम ब्रेक लेंगे। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, हवाएं अभी तेज हो गई है और बारिश भी हो रही है। तो अगर आपको तकलीफ होगी तो मुझे आपको तकलीफ देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम इसको रोक देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैं बात कर रहा था एक फॉरेन के डॉक्टर की, जिन्होंने एक्सरे, अरे उनके लिए एक तकनीक था कि जिसका इस्तेमाल करके वो लोगों की टूटी हड्डी प्रॉब्लम्स बॉडी के देखते थे। उनको कहीं ना कहीं लगा कि ये जो नॉर्मल सिस्टम है एनालॉग एक्सरे एक्सरे की, ये उनको काफी वक्त जाया करती है। सो ही थॉट कि व्हाई व्हेन नाउ वर्ल्ड इज गेटिंग डिजिटाइज, व्हाई नॉट टू गेट इनटू दिस। अपने से उन्होंने सीखा, समझा, मशीन बनाई, को उन्होंने पेटेंट किया, और फिर 6 महीने के अंदर उन्होंने अपना उसका प्लान डाल दिया। एंड ही केम टू सम कॉन्फ्रेंस, आई थिंक, आई एम नॉट वेरी श्योर, जहाँ पे मेरी उनसे मुलाकात हुई एंड हर्ड अबाउट दिस। मुझे ताज्जुब हुआ कि इस तरीके की सोच विकसित डेवलपिंग नेशंस में नहीं होती। आर्ट्स वाले को लोग ताने मारते रहते हैं, तुमने क्या किया, तुमने तो बीए ही किया। ये कभी मत सोचिए कि बीए वाला साइंस में कुछ नहीं कर सकता। जरूरत है सिर्फ 1 2 3 साल के जी जान से की हुई मेहनत की, प्लानिंग से की हुई मेहनत। तो एवरीथिंग इज फ्लेक्सिबल एंड इंटर कन्वर्टिबल, ये नया शिक्षा नीति का मेन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। इस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से देश में और समाज में बदलाव आएगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। तो आप ये बिल्कुल दिमाग में मत रखिए कि आर्ट्स में करियर नहीं है या आर्ट्स में जाने साइंस में नहीं पाएंगे। हो सके तो आप अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करिए और फिर उस इंटरेस्ट के साथ मुझे सवाल भेजिए। करियर क्या है आर्ट्स में, तो इट इज ओशन। मैं 2 घंटे भी बात करूंगा तो कम पड़ जाएगा। हाउ टू इम्प्रूव स्पोकन इंग्लिश। तो ये हमारे एक बिहार के दोस्त है, उन्होंने सवाल पूछा है जी जहाँ, मतलब बहुत बार, कभी भी आप उनको कुछ भी ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजो तो सर मुझे इंग्लिश के बारे में बताइए, सर मुझे इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में बताइए। तो यही उनका सवाल रहा है। आज वो है कि नहीं पता नहीं, पर और मेरे जो स्टूडेंट है फेवरेट, वो जुड़े हैं, वो शायद उनके तक ये पहुंचा दे मैसेज कि इंग्लिश स्पीकिंग, मराठी स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग, तमिल स्पीकिंग इज समथिंग अबाउट लैंग्वेज स्पीकिंग। और बच्चा जब बड़ा होता है तो पहले क्या बोलता है, तो सब बोलेंगे माँ बोलता है, आई बोलता है। तो मैं तो हमारे घर में पिछले 8 10 दिन से एक छोटू है, तो सब क्या ही कहता है, ओके। तो बट बड़ा हंसमुख टाइप का है। तो मुझे ऐसा पर्सनली आजू बाजू में ए तो धीरे नहीं बोलना। तो इट इज इमिटेशन, मतलब क्या है, जो बोला किया गया हंसा, आप स्माइल दोगे तो उसको कैसे समझ में आता है पता नहीं, बट वो स्माइल देता है, ओके। आप उसको गुस्से से देखोगे तो वो भी मुंह। तो दिस इज समथिंग वी लर्न बाय इमिटेटिंग द थिंग। जो दिखा उसको रिपीट, हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है, सब प्राणियों में होता है। तो भाई लैंग्वेज सीखने के लिए आपको थोड़ा कॉपी कैट बनना पड़ेगा, शब्दों का आकलन बढ़ाना पड़ेगा, होकेबलरी बढ़ानी पड़ेगी, उस होकेबलरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि बोलना, इन्होंने स्पेसिफिकली स्पोकन इंग्लिश की बात की, बोलना ऐसे ही नहीं होगा। बोलने के लिए आपके पास शब्द संग्रह होना चाहिए। यू नीड टू हैव लिटिल बिग वोकेबलरी। कितनी, आपको मालूम है जब आप अच्छा मराठी, हिंदी, इंग्लिश बोलते हो, आपके पास तकरीबन एक 5 5.5 हजार शब्द होते हैं, जो कैसे इस्तेमाल करना है 5 हजार तरीके से कि 5 लाख तरीके से, ये आपके दिमाग में आराम से ट्रेनिंग मिला रहता है पिछले कुछ सालों में।
इसलिए इतना, जितनी सटीकता से बड़े बुजुर्ग बात कर पाते हैं, जितना अच्छे तरीके से बड़े बात कर पाते, उतने छोटे नहीं कर पाते। वो शब्दों का जोड़ खेल समझ नहीं पाते। तो आप जिनको नई भाषा सीखनी है, वो अपने आप को छोटे बच्चे की जगह पे महसूस करिए, एंड देन यू स्टार्ट यूर जर्नी। सी इंग्लिश इतनी इंटरेस्टिंग है, सबसे सिंपल लैंग्वेज है ना। वो आपने अमिताभ बच्चन वाला मूवी, अमिताभ बच्चन ने धर्मेंद्र जी वाला चुपके चुपके मूवी देखा ही होगा। ओ गो क्या है, टू क्या है, यू क्या है, इतना इंटरेस्टिंग तरीके से इस पे, उसमें कोई खिल्ली नहीं उड़ाई किसी भाषा की, सिर्फ बताने की कोशिश की कि आप सही तरीके से प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करोगे तो यू विल नेवर गेट अ सोल्यूशन, है ना। एक तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, नहीं हो रहा है फिर भी कर रहे हो, तो मतलब मूर्खता सिद्ध कर रहे हो अपनी। तो इंग्लिश नॉर्मली, अभी मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट जो हिंदी भाषिक प्रांत है हिंदुस्तान के, वहां पे हिंदी इतनी चलती है कि वहां पे बाकी किसी लैंग्वेज को कोई भी महत्व नहीं है। इस तरीके से लोग पेश आते हैं, तो इंग्लिश से काफी दूर है उनका रिलेशन। वही आप उस एरिया में जाओगे जहां पे मदर टंग के अलावा थोड़ा राष्ट्रभाषा से उन्होंने किनारा कर लिया, क्यों कर लिया, ईगो प्रॉब्लम है, तो उनकी इंग्लिश ठीक है। ऐसा नहीं कि उनको हिंदी नहीं आती, हमको हिंदी नहीं बोलनी है, ये जो उनके अंदर संस्कार हो गया, उसका कोई नहीं। भाई सोने वाले को आप उठा सकते हो, सोने का नाटक करने वाला है उसको क्या करेंगे। तो वहां नहीं आ जाना है। बात ये है कि हिंदी राष्ट्रभाषा के तौर पे जरूरी है, आपकी मदर टंग अपने जगह पे जरूरी है। और हिंदी भाषी लोगों के लिए अगर मदर टंग और राष्ट्रभाषा एक ही है, तो एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखने के लिए अगर आप बचपन से कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर आपका लैंग्वेज स्किल ऑलराउंडर नहीं होगा। मतलब जैसे मैं मराठी सीखा, हिंदी सीखा, फिर बम्बैया टाइप का हिंदी, क्योंकि मैं 7वीं 8वीं के बाद मैं हिंदी छोड़ दिया और संस्कृत लिया अच्छे मार्क्स पाने के लिए, तो संस्कृत भी थोड़ा बहुत सीख लिया। फिर इंग्लिश इंजीनियरिंग करते करते कैसे तो सीखते सीखते बीआरसी में जाने के बाद सीख गया, और बीआरसी में बंगाली मिल गए, उड़िया मिल गए, कन्नड़ मिल गए, मलयाली मिल गए। सबके साथ रहते रहते समझ में आया कि हर लैंग्वेज की एक अपनी खूबी है, और वो आप समझ पाओ तो आपको उसकी मिठास समझ में आएगी। तो यू स्टॉप हेटिंग अदर्स, लैंग्वेज को भी और उनके नेचर को भी, और फिर आपका जो अब्सॉर्बिंग या अंडरस्टैंडिंग या एडजस्टिंग डोमेन है वो बढ़ जाता है, तो आपकी जिंदगी खुशनुमा हो जाती। तो मैं बीआरसी जैसे कॉस्मो क्राउड में रहते हुए ये सीखा कि जितनी भाषाएं आपको ज्यादा पता है, उससे आपकी जिंदगी ज्यादा आसान हो जाती है। तो इंग्लिश सीखने के लिए वोकैबुलरी बढ़ाएंगे, दिन में 5 10 15 शब्द नए लिखेंगे, उसको सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, उस सेंटेंस को दिन में इस्तेमाल करेंगे दोस्तों के साथ, तो दोस्त हंसेंगे, अचानक तुमको क्या हो गया, पागल हो गए क्या, किसी अंग्रेजी मेम ने काटा क्या, ऐसा बकवास करेंगे। बट ये सब गधे लोग वो है जो आपके जिंदगी का पहला हर्डल है। द रोल ऑफ अपोजिशन इज वेरी सिंपल, टू प्रपोज नथिंग एंड अपोज एवरीथिंग। मतलब आप समझ रहे हैं, जिनको कुछ नहीं करना होता है ना, वो बरगद के पेड़ के नीचे दिखेंगे, पान टपरी पे दिखेंगे, चाय के ठेले पे दिखेंगे, और उनको ऐसा लगता है कि ऐसे ही बैठे बैठे वो मोदी जी, एपीजे कलाम, स्वामी विवेकानंद बन जाए। ऐसा कुछ नहीं होता। देर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। तो बिहार के मेरे दोस्त, आपको हिंदी भाषा इतना ही अंग्रेजी से पहले प्यार करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। हर हिंदी सेंटेंस के बाद आपको अंग्रेजी सेंटेंस बोलने के लिए अपने आप को समझाना पड़ेगा, और देखिए आप 1 2 साल बाद अंग्रेजी के एक्सपर्ट हो जाएंगे। अभी हम पहुंच गए, आज हमने 12 13 क्वेश्चंस का आंसर दिया। तो हमारी बाउंड्री क्रॉस करते करते अगले 5 मिनट में हम कुछ सवालों के जवाब दे देंगे। बेस्ट ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट विद 85%। सवाल का जवाब फिर से आपके लिए रिपीट करता हूँ, जिनके परसेंट 85 है। रिसेंट मेरा सर्वे जो रहा, उसमें ये पता चला कि जितने भी बच्चे ये पिछले 2 3 अपने करियर गाइडेंस के सेशन अटेंड किए, वो सब 75 80 85 90 95 97 तक के हैं। कारण सिंपल है, जिनके 8वीं में 55 60 65 थे, 9वीं में उनके 70 75 हो गए, और 10वीं में 10 15 टक्का बढ़ गया। ये इसी साल हुआ। नॉर्मली स्टूडेंट्स को जो 8वीं 9वीं में मिला, उसी का आसपास का परसेंटेज मिलता है। तो दिस ईयर अगर इस तरीके का, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी और आई एम नॉट टेकिंग योर क्रेडिट, इफ यू आर अराउंड 80%, यू आर सिंसियर इनफ टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ। ये 80% की सिंसियरिटी दिन दुगनी रात चौगनी होनी चाहिए, मतलब सिंसियरिटी की बात कर रहा हूँ, मेहनत की, लगन की। तो फिर आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो सक्सेसफुल होगे। क्या लेना चाहिए, तो आपके लिए शायद साइंस आसान होगा, मैथमेटिक्स आसान होगा, तो 11th 12th में आपको साइंस लेना चाहिए, ऐसे मैं लोगों को बोलता हूँ। क्योंकि आर्ट्स कॉमर्स की तरफ खिंचाव नहीं है आपका,
तो उस तरीके के आज सॉरी बट इन बॉम्बे एरिया नॉर्मली पीपल हैव टू मच कॉन्सेंट्रेट, मेट्रोज में कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स स्पेसिफिक साइंस स्ट्रीम। तो पढ़ाई लिखाई भी ठीक होती है। आजकल लोग बोलते हैं कहाँ पढ़ाई लिखाई होती है, सब तो कोचिंग में होता है। वो उनके अपनी अपनी गलत फहमियां है। बट एक तो है कि अगर 11th 12th में आपने मस्तिष्क पे जोर डालना है तो साइंस में उसके लिए, कॉमर्स में उसके लिए काफी प्रावधान है, करिए। 11th 12th में आप बड़े भी हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो 11th 12th की छुट्टी, 12th की छुट्टियों में मेरे से फिर से बात करिए। आपका कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट आइडेंटिफाई हुआ है और इस पीरियड के बीच के 2 साल में आप मेरे से जुड़े हुए हो व्हाट्सएप मैसेजिंग द्वारा, तो कुछ अच्छा निकल आता है तो हम 12th के बाद सोचेंगे क्या करना है। ओके, सो यू कैन ऑप्ट फॉर द 11th 12th। यू थिंक ऑफ नीट, ऑप्ट फॉर द पीसीएमबी, क्योंकि मैथ्स को छोड़ना नहीं चाहिए। इफ यू थिंक ऑफ इंजीनियरिंग, ऑप्ट फॉर द जीई मेंस एंड एडवांस, बट बायोलॉजी को छोड़िए मत। डोंट डिस्कनेक्ट यूर सेल्फ फ्रॉम द बेसिक एजुकेशन। ये सारी चीजें कहीं तकलीफ देती है आपको, आपने बहुत मन बना लिया नहीं मुझे इंजीनियरिंग ही करना है, मुझे बायो नहीं पसंद है, देन इट्स ओके। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की तरफ ज्यादा ज्यादा मैथमेटिक्स पढ़ लिया बहुतों में। एंड फ्यूचर डिसीजंस हैज टू एग्जिस्ट समवेयर इन द प्रेजेंट सिनेरियो, नहीं तो फिर आपको आगे जाके कहीं ना कहीं तकलीफ होगी। हाउ टू बिकम इथिकल हैकर, ये आज का आखिरी सवाल हो सकता है। तो लोग बोलते हैं भाई मुझे इथिकल बनना है, ये कितनी बढ़िया बात है, फिर हैकर बनना है। तो ये इनको सब समझ में आ गया कि हैकिंग भी एक इथिकल प्रोफेशन है। कोई गलत काम करता है तो उसकी जानकारी लेना, कोई गलत काम करता है तो उसको रोकने के लिए आईटी में एक्सपर्ट होना। तो वहां पे भाई तलवार बंदूक एटम बॉम्ब वायरस से लड़ाई नहीं होता है। और वायरस से होता है, वो वायरस होता है कंप्यूटर प्रोग्राम, और उस कंप्यूटर प्रोग्राम को भी हैकर ही इस्तेमाल करते हैं। बट वो गलत तरीके से करते हैं, सडनली आपका प्रोग्राम या सिस्टम क्रैश हो जाता है। ये निगेटिव डर्टी मेंटेलिटी वाले लोग हैं। विज्ञान तंत्रज्ञान का इस्तेमाल हेड ट्रांसप्लांट से लेके स्पेस शटल लॉन्चिंग तक होता है। और कुछ लोग गलत तरीके के वायरस बना के तकलीफ देने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। इस तरीके की बनावट हिंदुस्तानी नहीं हो सकती, ये मानते हैं आप, तो ये जानने के लिए आपको उस तरीके के संस्कार आजू बाजू के लोगों पे करने होंगे। तो इथिकल हैकर के लिए पहले इथिकली वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपको कहीं ना कहीं वैल्यू एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। आप बोलेंगे ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यही इसलिए बोल रहा हूँ, आपका जो विल है, आपका जो अपना वजूद है, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि संस्कार क्या होता है ये आप शिवाजी महाराज से सीख सकते। शिवाजी महाराज के दिमाग में उनके माता जी ने इस तरीके से संस्कार डाले थे कि उनको महिलाओं का आदर करना ही है किसी भी हालत में। ये दिमाग में इस तरीके से फिट था कि जब उनके अपने तेज तरार सरदारों ने कहीं जाके बहुत बड़ा जागिर हासिल की या बहुत बड़ी लड़ाई फतेह की, जीत गए, फिर भी उन्होंने कहीं किसी से मिसबिहेव किया तो उसको बहुत ज्यादा तकलीफ, मतलब आप सोच नहीं सकते हो इतनी तकलीफ या इस तरीके का न्याय करने की क्षमता शिवाजी महाराज में थी, क्योंकि ही हैज गॉट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ संस्कार बाय हिज ओन मदर। तो इथिकल राजा बनना है, इथिकली लीडर बनना है, इथिकली अच्छा कहीं भी प्रोफेशन करना है, तो आपका संस्कार का फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। नाउ कम टू द हैकिंग प्रोफेशन। Hacking is related to the new era's software technology, industrial revolution in information technology। तो आईटी, सॉफ्टवेयर, ट्रॉनिक्स, सर्किटरी और आजकल के नए तरीके के प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग, उनके ऊपर वो जिसके ऊपर चलते हैं वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स, तो ये सारी चीजें जिनसे जुड़ी हुई है, अगर ये कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड है तो आपको आपका जो इस तरीके का अंडरस्टैंडिंग वो बनाए रखते हुए कहीं ना कहीं कंप्यूटर फील्ड में ग्रेजुएशन करना होगा। बहुत अच्छी कंपिटेंसी है तो आप आईआईटीज में कंप्यूटर साइंस कर लीजिए, थोड़ी कम है तो कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में कर लीजिए, कहीं उससे भी कम है तो आप बीसीए, बीसीएस, एमसीए ये सब चीजें कर लीजिए। सो फाइनली यू विल बी वर्किंग इन द फील्ड विच आर रिलेटेड टू द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कंप्यूटर यूसेज एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। क्योंकि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अलग अलग तरीके से ट्रीट मत करिए। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के अंदर चलता है, बट हार्डवेयर के सपोर्ट से सॉफ्टवेयर की इफिशिएंसी बढ़ती। इसी तरीके से नए टाइप के प्रोसेसर्स, नए टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम इनका इजाद होता है। तो आप इन चीजों को समझिए। कोई भी चीज एक तरीके से नहीं चलती है एडवांस टेक्नोलॉजी में। सबको अपने अपने तरीके से दूसरे का चीज समझ के कुछ इनोवेटिवली
करना है जो आगे जाके इस तरीके से एक दूसरे के साथ फिट हो जाए, सिनर्जाइज्ड हो जाए कि उसके चलते सबसे बढ़िया एफिशिएंट आउटपुट आता है। तो इस तरीके के लिए आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की चीजों का मास्टर होना होगा। उस तरीके के एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के डेवलपमेंट के लिए उस तरीके के बहुत सारे आजकल एग्जाम्स आते हैं, वो देने होंगे। ओके, वी हैव रीच्ड एग्जैक्टली 14:58। आज हमने फिर से 1 घंटा बात की, तकरीबन एक 14-15 सवालों का जवाब दिया। आप लोगों ने जिस तरीके की डिसिप्लिन की है इन 50 लोगों, काबिले तारीफ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जब किसी को बोल दिया कि आप माइक ऑफ रखिए, वीडियो ऑफ रखिए, और आपने एक बार बोलने से रख दिया, ये बताता है कि यू आर सो कीन ऑन लर्निंग समथिंग न्यू। आज इंटरनेट एक ज्ञान का महासागर है, इसमें आप जो चाहोगे वो मिलेगा। मैं कुछ 1 घंटा बोलूंगा और उसके आपके जिंदगी में बहुत बदलाव आएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। और इस तरीके से किसी को बेवजह वैल्यू भी नहीं देना चाहिए कि सर आपको कितना मालूम है। डोंट। आपको भी और आपके बच्चों को भी आगे जाके सारी चीजें मालूम होने वाली है। सिर्फ ये पक्का दिमाग में रखिए, ये भाषण सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं था, ये भाषण सिर्फ बच्चों के लिए नहीं था, ये भाषण पूरी टीम के लिए था जो घर में बैठी है। मम्मी डैडी भी उसका सदस्य है, बच्चे भी सदस्य है, दादा दादी भी सदस्य है। जब आप अपने बच्चे को प्रोफेशनली सक्सेसफुल करना चाहते हो एजुकेशन और प्रोफेशनल फील्ड में, और आगे जाके इंसान के तौर पे एक कहीं सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, तो ये सबका मिला जुला कंट्रीब्यूटरी खेल है। इसमें मम्मी डैडी का भी रोल है, दोस्तों का भी रोल है, टीचर्स का भी रोल है, नेबर्स का भी रोल है। तो ये सारे लोगों को अपना रोल अपने दायरे में निभाना है। आप बोलोगे मतलब? सुबह मुझे एक कॉल था, उन्होंने मुझे बहुत सारे सवाल भेजे, तो मैंने भी भेजता रहा क्योंकि दे आर फ्रॉम सिस्टर कंसर्न्स ऑफ द डीए। फिर कहीं मुझे आखिर में पता चला कि उन्होंने ना लड़की से उनके इसके बारे में बात की है, ना कोई संबंध है। और मैं तो सीधा कोई फोन करता है और मैं बात करना चालू करता हूँ, तो आई जस्ट गो इन अ कमांडिंग मोड कि ये करिए, ये मत करिए, ये आपको पता है क्या, ये आपने ऐसे किया क्या, आपने इसके बारे में सुना है क्या। तो शी वॉज समथिंग लाइक अ ब्लैंक। मुझे, मैं इस ऑडियो कॉल में भी महसूस कर पा रहा था। तो मैंने जब उनके मम्मी को पूछा क्या उनको पता है वो किनसे बात कर रही है, क्यों बात कर रही है, नो। क्या उन्होंने कभी वीडियोस देखे जिसके बारे में हम करियर गाइडेंस के बारे में, नो। तो बोला आप तो मुझसे एक 8-10 दिन से कनेक्टेड, तो आपने बच्चे को नहीं बताया जिसके भविष्य के बारे में हम बात कर रहे हैं? बोला नहीं। तो बोला फिर आपको जाना है क्या अब स्कूल कॉलेज? तो फिर नहीं, फिर उनको गुस्सा भी आया होगा। फिर आई डोंट नो, पीपल टेक मी वेरी निगेटिवली, किस तरीके से एरोगेंटली बात करते, क्या समझते आपने। मैं ये समझ नहीं पाता हूँ। इफ यू डोंट नो हाउ टू हैंडल सिचुएशन, दैट इज व्हाई यू कॉन्टेक्ट अस। तो भाई डॉक्टर के पास जाने के बाद आप डॉक्टर जो बोलता है वो करो, वकील के पास जाने के बाद वकील बोलता है वो करो, अगर आपको सही नहीं तो डोंट बी इन कनेक्शन। तो ये आप मेरी बात समझने की कोशिश, कि मैं आपको इंजेक्शन नहीं दे रहा हूँ ना बच्चे को इंजेक्शन दे रहा हूँ। जो मुझे जिंदगी ने सिखाया, गांव से उठ के मैं साइंटिस्ट बना, अभी मैं मेरी जिंदगी की 100% कमाई सोशल एक्टिविटी में विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन डाल रहा हूँ। तो एक ग्रूमिंग हुआ अच्छे लोगों के साथ रह के, और उस संस्कार को मैं फैलाना चाहता हूँ। कितने लोगों ने बोला आपने ये कम्युनिटी चालू करनी है, वो कम्युनिटी। मैं एक चाराना भी एडवर्टाइजमेंट पे खर्च नहीं करता हूँ। आपके पास आने वाला हर मैसेज मैं खुद भेजता हूँ, और आपको कांटेक्ट करने के बाद रिप्लाईज भी मैं खुद देता हूँ। मैंने कोई लोग नहीं रखे ये सब चीज के लिए, और इसलिए ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाता हूँ। तो मैं मेरा वक्त दे रहा हूं, और आप बोलते हैं सर आप तो महान हो, पर मेरे वक्त की कीमत नहीं करते। तो दैट इज अनएक्सेप्टेबल टू मी। आई डोंट लाइक पीपल हु प्रेज फॉर नो रीजन। किसी को तारीफ मत करिए, उससे ना थाली में चावल आता है, ना रोटी आती है, ना सब्जी आती है। आप लोगों के भावनाओं को समझिए। जिसके पास आप मदद मांगने जाते हो, वो जो बोल रहा है वो सही लग रहा है तो करिए, नहीं तो ना, रास्ता अपना अपना अलग चुनिए। तो ये जो लेक्चर होता है जिसमें 250 लोग भी रहते हैं, 50 लोग भी रहते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, आई विल बी सेंडिंग यू फ्यू मैसेजेस, ये करो वो करो, इस क्लास को ज्वाइन करो। आपको नहीं करना है मत करिए। भाषण क्यों देते हो रिटर्न में कि सर मुझे इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं, आप मुझे मैसेज में, अरे ब्लॉक करो यार, यू कैन ब्लॉक मी। ओके, आपने मुझे कांटेक्ट किया इसलिए मैंने आपको कांटेक्ट किया, मुझे कोई पर्सनली शौक नहीं है आपको कांटेक्ट करने। ओके, तो इस इन चीजों को आप क्लियर रखेंगे तो ही आगे जाके आपको मेरे से ये नाता निभाना आसान होगा। आई एम इंटरेस्टेड इन दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन मी एंड माई वे ऑफ फॉलोइंग दी टॉक्स एज वेल एज डिस्कशंस एज वेल एज दी लाइफस्टाइल। आपको नहीं है तो आप अपने रास्ता अलग बना सकते हैं। तो एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड गेस्चर ऑफ बीइंग प्रेजेंट टिल लास्ट एंड। आपको मेरी वजह से, मेरी बातों से कुछ चोट पहुंची होगी इमोशनल तौर पे, तो मैं माफी चाहता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। यू कैन कीप सेंडिंग यूर क्वेश्चंस बाय व्हाट्सएप। व्हाट्सएप से आप मुझे अपने सवाल भेज सकते हैं। चाहिए तो मैं मेरा नंबर फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपके लिए मेरा नंबर है 9967584554।
नाम है संतोष टकले। थोड़ा कभी कभी गूगल पे जाके संतोष टकले ढूंढ भी लीजिए। तो सडनली फोन करके ऐसे चालू मत हो जाइए कि आपने किसी दुकानदार को फोन किया और अभी वो आपको पुड़िया बांध के इंटेलिजेंस नौकरी देने ही वाला है। ओके, तो जस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली। ओके, तो थैंक यू सो मच, सेंड योर क्वेश्चंस बाय व्हाट्सएप। जब तक आपके सवाल आते रहेंगे तब तक मैं आपके जवाब के तौर पे ये सेशन चलता रहूंगा। ओके, चलाता रहूंगा। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। अगर आपकी इंटरेस्ट है तो हम कल भी इस सेशन को करने की कोशिश करेंगे, सुबह या दोपहर में, और एक सेशन को। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय। यू कैन लीव द मीटिंग। आपकी तरफ से थैंक यू मुझे तभी मिल गया था जब आपने इतना प्रेजेंस दिखाया। ओके, थैंक यू, बाय बाय। लव प्रकाश जी, मंगलम जी, राजीव सर, प्रियंका मैडम, आर्या, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, प्लीज लीव द मीटिंग। अगर